हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। हमेशा की तरह आज फिर हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं और कुछ पुराना रिवाइज़ करने जा रहे हैं। पुराने वाले को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गलतियां दोबारा होने की पॉसिबिलिटी है। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आई एम सेइंग टू यू आर इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए, व्हाट से शुरू हो रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फॉर्म में लिखा है आई एम सेइंग। अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये होना चाहिए व्हाट एम आई सेइंग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो जब भी आपको डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में दिखाई दे और उसके बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में ना हो, सिंपल फॉर्म में हो और उसके बाद सेंटेंस ख़त्म ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि सेंटेंस सेइंग पर ख़त्म हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, तब भी वो यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि व्हाट लिख दिया बस क्वेश्चन बन गया, कि व्हाट आई एम सेइंग क्वेश्चन मार्क। वो भी गलत है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सब्जेक्ट आपके पास है, क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी क्या है कि सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, एम पहले आएगा, आई बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क नहीं है बीच में, इसका मतलब हमें इसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बनाना, ये ऐसे ही रहेगा। यानी ये कोई बात है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ये बात है, ये बात यहाँ ख़त्म हो गई यू पर। आर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बात। अब बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि बात इज़ इक्वल टू इट। बात अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो जब एक बात की बात हो रही है तो आर क्यों, इज़ आना चाहिए। हमको ये नहीं देखना कि इस आर के नज़दीक यू है तो हम आर लगा दें। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि यू आर इम्पॉर्टेंट, हम तो कह रहे हैं ये पूरी बात इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी बात के साथ वर्ब वो लगता है जो इट के साथ लगता है, तो इट के साथ तो इज़ आता है। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अब यहाँ हमने टू क्यों लगाया। से के बाद जब भी ऑब्जेक्ट होगा कि आपने किसको कहा तो टू कंपल्सरी है, ये प्रपोजिशन ज़रूर लगती है। हम ये नहीं कहेंगे व्हाट आई एम सेइंग यू। सो व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज़ इम्पॉर्टेंट। व्हाट आई एम सेइंग टू यू नाउन क्लॉज है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर हमें पेपर में आता है कि लिखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, तो हम लिखेंगे व्हाट आई एम सेइंग टू यू नाउन क्लॉज। अब क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो, नाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई सी भी हो। तो जब हम इसको अलग से लिखेंगे कि ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इज़ इम्पॉर्टेंट से पहले सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इट लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि इट सेंटेंस में कहीं दिख नहीं रहा। एक्चुअली ये इट है, लेकिन हमको दो दो चीज़ें थोड़ी ना लिखेंगे कि हम बात भी लिख दें और साथ में इट भी लिख दें। लेकिन जब हमें आंसर में लिखना होगा तो हम ब्रैकेट में इट लिखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है। एज सून एज द मस्कीटो स्टंग हिम, जैसे ही मच्छर ने उसे डंक मारा, काटना, स्टिंग होता है जैसे डंक मारना। देन हिज स्किन टर्न्ड रेड, तो उसकी स्किन जो है वो लाल हो गई। टर्न्ड रेड मतलब लाल में बदल गई। एज सून एज के बाद कभी भी बीच में कंजंक्शन नहीं आता, सिर्फ कॉमा आता है। कंजंक्शन दैन और व्हेन कब आते हैं, जब यहाँ पर नो सूनर हो या हार्डली हो। सो हार्डली हो तो व्हेन और नो सूनर हो तो दैन। यहाँ पर सिंपली एक कॉमा आना चाहिए। सो एज सून एज द मस्किटो स्टंग हिम, हिज द मस्किटो, उस मच्छर ने, जैसे ही उस मच्छर ने उसको काटा। एज सून एज अ, मतलब किसी भी मच्छर ने उसको काटा। एज सून एज अ मस्कीटो स्टंग हिम, हिज स्किन टर्न्ड रेड, यहाँ पर अ, द नहीं। बीइंग द थीफ ही हैज़ नो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, जब भी स्टार्टिंग में आई एन जी हो और उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसके बाद कॉमा, पहले हमेशा इसको पढ़िए, इसको समझिए। ही हैज़ नो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक चोर है। इसको आप हिंदी में पूरा सेंटेंस बोलिए कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक चोर है। तो यहाँ वो ही की बात हो रही है और यहाँ भी ही की बात हो रही है। तो जब दोनों तरफ ही की बात हो रही है तो हमें इसे एक ही बार लिखना है सेकेंड वाले पार्ट में। सो बीइंग द थीफ, दुनिया में बहुत सारे चोर हैं तो एक वो भी है। सो बीइंग अ थीफ ही हैज़ नो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। द डॉग हैड बेटर नॉट टू वैग इट्स टेल,
हैड बेटर का मतलब होता है कि बेहतर यही होगा कि कोई ये काम करे या ना करे। इसका मीनिंग पास्ट में नहीं है। हैड वैसे तो पास्ट में यूज़ होता है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन हैड बेटर के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। और हैड बेटर के साथ ये टू कभी भी नहीं लगता, बेयर इन्फिनेटिव लगता है, यानी प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। टू लिखा तो ये गलत हो जाएगा। वैग होता है हिलाना, जैसे हम गर्दन को नहीं में हिलाते हैं तो उस डायरेक्शन में हम जैसे किसी भी चीज़ को हिलाते हैं, जैसे डॉग भी अपनी पूंछ राइट लेफ्ट में हिलाता है, तो वैग, उसके लिए वैग आता है। इट्स क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं मालूम डॉग मेल है या फीमेल है। अगर हमें मालूम है कि सॉरी मेल है या फीमेल है तो हम हिज हर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं मालूम तो इट्स। सो द डॉग हैड बेटर नॉट, टू नहीं आना चाहिए, वैग इट्स टेल। डॉग के लिए बेहतर ये होगा कि वो अपनी पूंछ को ना हिलाए। बींग अ नोटोरियस बॉय शी डज नॉट टॉक मच विद हिम। ये मैंने आपको भी बताया कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्टिंग में आए फॉलोड बाय अ कॉमा, पहले इसको पढ़िए समझिए। वह उसके साथ, यानी कोई लड़का है उसके साथ वो ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? नोटोरियस होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मशहूर डाकू। अब हम मशहूर या फेमस दो चीज़ों के लिए हो सकते हैं, या तो हम बहुत अच्छे काम करें या फिर बहुत ख़राब काम करें। तो नोटोरियस होता है ख़राब चीज़ों के लिए फेमस। कुख्यात, बदनाम, तो वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो एक बदनाम लड़का है। यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस लड़के की बात हो रही है जो बदनाम है। तो यहाँ किसी और की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ शी की बात हो रही है। ही बीइंग अ नोटोरियस बॉय, बीइंग मतलब क्या? इज एम आर वाज वर। सो ही बीइंग अ नोटोरियस बॉय, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पे लॉन्ग वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपको ये डिटेल में समझना। ये जितनी भी एरर्स हैं सबके ऊपर लॉन्ग वीडियोस बनी हैं। जैसे नाउन क्लॉज मैंने बोला, ये एज सून एज है, ये सब लॉन्ग वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। So he being a notorious boy, she does not talk much with him. This is the most lavish party which I have attended. आज तक मैंने जितनी भी, जब हम कहते हैं ना आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं ये सबसे अच्छा है या सबसे ख़राब है, सबसे, हम हमेशा कहते हैं ये सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म है जो मैंने कभी देखी है। सो दिस इज़, पहली बात जब हम कहते हैं ये सबसे अच्छा सबसे बुरा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो सुपरलेटिव डिग्री में द ज़रूर लगता है। दिस इज़ द मोस्ट लैविश। आप सुपरलेटिव डिग्री बनाने के भी दो तरीके होते हैं, या तो हम एडजेक्टिव के बाद EST लगा दें, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके बाद EST नहीं लगता, तो हम उसके पीछे EST लगाने की बजाय यहाँ मोस्ट लगा देते हैं। लैविश होता है खुला, मतलब जहाँ, जैसे हम कहते हैं ना बहुत खुला अरेंजमेंट था। सो दिस इज़ द मोस्ट लैविश पार्टी। इस पैटर्न में विच मतलब WH फैमिली कभी भी नहीं आती है, अगर लिखना है तो दैट। अब हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दैट, यहाँ पर हु विच कभी भी नहीं आता, दैट। और अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो कुछ मत लिखिए तब भी चलेगा। दिस इज़ द मोस्ट लैविश पार्टी दैट आई हैव, यहाँ पर एवर भी ज़रूर लगेगा, जो कि मैंने कभी अटेंड की है आज तक। सो आई हैव एवर अटेंडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा अगर ये प्रेजेंट में है, और अगर ये पास्ट में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और एवर ज़रूर लगेगा। मोर सीरियस द डिजीज़ इज़, मोर बिटर द मेडिसिन इज़। जितनी ज़्यादा सीरियस एक बीमारी होती है उतनी ही ज़्यादा कड़वी दवा होती है। इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पर द लगता है जो कि ये, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की। वैसे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कभी भी नहीं आता जब हम दो व्यक्ति या वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम टॉलर देन यू, हम ये कभी भी नहीं कहते आई एम द टॉलर देन यू। सो लेकिन यहाँ पर ये रूल ही ऐसा है कि द के बिना बनेगा ही नहीं। द के फ़ौरन बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और उसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब जो भी हमको लगाना है। सो द मोर सीरियस आर डिजीज़, क्योंकि द डिजीज़ तो हो गया वो वाली, हम तो जनरल बात करें। द मोर सीरियस आर डिजीज़ इज़, अब यहाँ पर फिर द लगेगा। द मोर बिटर कंपैरेटिव डिग्री, अब बिटर के बाद भी ER नहीं लगता। सो द मोर बिटर
द मेडिसिन इज़, यानी उसकी, उस बीमारी की जो दवा है वो उतनी ही ज़्यादा कड़वी होती है. सो द मोर सीरियस अ डिजीज़ इज़ द मोर बिटर द मेडिसिन इज़. द लिटिल यू ईट द वीकर यू विल ग्रो. जितना कम तुम खाओगे उतने ही ज़्यादा कमज़ोर तुम हो जाओगे. अब ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये पॉजिटिव है. लिटिल, लेस, लीस्ट. जैसे होता है ना टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. लिटिल जो है मात्रा बताने के लिए आता है किसी चीज़ की, तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होती है, लेसर भी होती है. तो आप द लेस या लेसर दोनों लिख सकते हैं. द लेस यू ईट या द लेसर यू ईट. अब इसकी हिंदी है कि जितना कम तुम खाओगे. यहाँ पर याद रखिएगा विल शैल नहीं लगाना. जब भी एक सेंटेंस के दोनों हिस्से फ्यूचर की बात करते हैं, दोनों में विल शैल कभी भी नहीं आता है. कैसे याद रखोगे? जो काम पहले होगा, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रही कि जो पहले लिखा जाएगा, मैं ये बोल रही हूँ कि जो काम पहले होगा, चाहे आप उसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी किसी सेंटेंस में. यहाँ पर तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा. तो पहले वाले में कौन सा टेंस आएगा? पहला टेंस. पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस. तो ये याद रखिएगा. द लेस यू ईट या द लेसर यू ईट द वीकर. अब ये द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है. वीक, वीकर, वीकेस्ट. यू विल ग्रो. तुम, ग्रो का मतलब एक तो होता है बढ़ना, विकास होना, वृद्धि होना. एक होता है कि जब हमारे शरीर या फिजिकल या मेंटल चेंजेस आते हैं तो हम हो जाते हैं, मोटे हो गए, पतले हो गए, बूढ़े हो गए, शरीफ हो गए, तो उस होने के लिए ग्रो आता है. सो द वीकर यू विल ग्रो. द डार्क द क्लाउड्स आर. अब फिर मैंने आपको बोला ना कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आती है हमेशा. द डार्कर द क्लाउड्स आर. जितने ज़्यादा गहरे बादल होते हैं. हैवियर द रेन विल बी. यहाँ पर द हैवियर द रेन, वैसे तो यहाँ इज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ का रिज़ल्ट हमेशा सेम ही होता है तो उसमें फिर फ्यूचर लगाने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे हम कहते हैं जितने ज़्यादा गहरे बादल होते हैं उतनी ही भारी बरसात होती है. सो द डार्कर द क्लाउड्स आर द हैवियर द रेन इज़. सो श्रूड शी इज़. इतनी श्रूड मीन्स होता है चालाक. सो इतनी चालाक है वो. अब जब सेंटेंस सो से शुरू हो रहा है तो मतलब हम सो गए तो फिर कोई ना कोई, मतलब हम सोए सोए कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो गलती तो होगी. हाँ, वो गलती क्या होगी कि हम बात तो सिंपल सेंटेंस की कर रहे हैं लेकिन हम उसको सिंपल में लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे. आप देखो ना, हम हिंदी में ही कह रहे हैं इतनी चालाक है वो. आप ऐसे याद रख लीजिए, इतनी चालाक, मतलब जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं वैसे इंग्लिश करनी है, जो कि हमेशा तो खैर नहीं होता. इतनी चालाक है वो, तो है पहले और वो बाद में. सो श्रूड इज़ शी. वैसे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो बहुत चालाक है, शी इज़ वेरी श्रूड. लेकिन कई बार क्या है कि किसी का गुण या दोष मतलब एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, तो उसको उस तरीके से, मतलब उस बात को ज़्यादा ज़ोर देकर कहना हो तो इस तरीके से करना चाहिए. सो श्रूड इज़ शी दैट शी कैन. फिर दैट, उसका परिणाम क्या है कि इस गुण या दोष का बहुत ज़्यादा उसमें होने के कारण परिणाम क्या? दैट शी कैन मैनिपुलेट एवरीवन. मैनिपुलेट होता है चालाकी से यूज़ करना. ये अच्छी सेंस में भी यूज़ होता है. जैसे कोई कंप्यूटर को अगर मैनिपुलेट कर लेता है तो यानी कंप्यूटर के जितने भी फीचर्स हैं वो उन सबको अच्छी तरह से जानता है और यूज़ कर लेता है. जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है तो पूरी ज़िंदगी हमें कई फीचर्स ऐसे होते हैं पता ही नहीं होता कि इसमें ये फैसिलिटी भी है, तो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते. लेकिन कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और किसी व्यक्ति को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसका चालाकी से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो कि बेसिकली गलत है. सो दैट शी कैन मैनिपुलेट एवरीवन. एवरीबडी होता है जब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एवरीवन इसलिए लिखा, उन लोगों को ही मैनिपुलेट करेगी ना जो उसके संपर्क में है, जिनसे वो मिलती जुलती है, जिनको वो जानती है. सो श्रूड इज़ शी दैट शी कैन मैनिपुलेट एवरीवन. आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, बहुत कुछ सीखा होगा. तो अगर आपको लगे कि किसी को हेल्प कर सकती है ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट.